हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कोई सा भी केस हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, उसे प्रूफ करने के लिए कोई सा भी केस हो, हम क्या देते हैं? एविडेंस देते हैं, राइट। तो दोनों ही पार्टीज एविडेंस देती है ना। जो भी पार्टी, प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, या प्रोसिक्यूशन हो या एक्यूज हो, दोनों ही पार्टी डिफेंडेंट देती है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ बस हमें ये बताता है कि कौन सी पार्टी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, कौन सी पार्टी के ऊपर ये भार है कि वो कोर्ट में किसी चीज को प्रूफ करने के लिए एविडेंस दे। किसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट के सामने एविडेंस पेश करे जिससे कि कोर्ट अपना फैसला सुना सके। ठीक है, ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब। आई थिंक एक पूरा क्लियर मिल गया होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि किसकी जिम्मेदारी है कोर्ट के सामने एविडेंस लाने की। तो बहुत ही अच्छा मैगजीन है इसके ऊपर एक। वो मैगजीन ये बात कहता है कि हमेशा जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है जो उस बात को कहता है, ना कि जो मना कर रहा है। इसका क्या मतलब? सपोज कोई सिविल केस है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है सिविल केस में? प्लेंटिफ आता है। प्लेंटिफ कहता है उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो ये जिम्मेदारी, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ कि प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट हुआ है किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर है। एविडेंस देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर है। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ कह रहा है ना कि उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो प्लेंटिफ ही देगा प्रूफ, है ना। लेकिन डिफेंडेंट के ऊपर इसका बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो मना ही कर रहा है ना। तो हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर है जो कि उस फैक्ट को असर्ट कर रहा है, ना कि जो उस फैक्ट को डिनाई कर रहा है। ठीक है, अब इनिशियली अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, हमारा हमेशा उस पार्टी के ऊपर होता है जो कोर्ट में पहले अप्रोच कर रही है। जैसे क्रिमिनल केस में सबसे पहले कौन जाता है? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कौन होता है? जो विक्टिम रहता है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ क्राइम हुआ है। तो इनिशियल बर्डन उसी के ऊपर रहेगा। वो ये दिखाएगा कि अक्यूज जो है वो गलत है, उसने इस तरीके का क्राइम किया है। और सेम चीज हम सिविल केस में देखते हैं। प्लेंटिफ जाता है, वो कहता है उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ को भी प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ उसका लीगल राइट जो है वायलेट हुआ है। तो चलो अब सेक्शन 101 में देखते हैं। 101 में भी यही बात कही गई है जो मैंने अभी बोला, लेकिन कौन से स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लिक करे इस वजह से मैं बताना ज़्यादा अच्छा समझूंगी। तो कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि जो कोर्ट है उसके फेवर में डिसीजन दे, या फिर जो वो बात कह रहा है कोर्ट उसे मान ले, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उसी इंसान के ऊपर होगा जो ये चीज़ चाहता है। अब जैसे एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। ए कोर्ट में आके ये कह रहा है कि बी ने क्राइम किया है, और ए चाहता है कि जो जजमेंट है उसके फेवर में आए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि बी ने क्राइम किया है? बी बोलेगा कि मैंने क्राइम किया? नहीं, ए के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये जो जिम्मेदारी है एविडेंस पेश करने की बी के अगेंस्ट कि बी ने क्राइम किया है, वो ए के ऊपर है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ में ना हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ते हैं, एक ओनर्स ऑफ प्रूफ पढ़ते हैं। मैं आपको ना ओनर्स ऑफ प्रूफ बताने से पहले एक आपको कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। देखो, तो एक सिविल केस का एग्जांपल देती हूँ, है ना। जब भी कोई भी मैटर रहता है, ठीक है, कोई भी केस प्रूव होना है, सिविल केस प्रूव होना है, तो उसमें दो तरीके के फैक्ट्स होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बताना ज़रूरी है, इस वजह से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है एविडेंस, है ना। तो एक होता है फैक्ट एंड इशू, एक होता है रिलेवेंट फैक्ट। अब देखो, कोई सा भी केस चल रहा है, उसमें एक होता है एकदम मेन मुद्दा, ठीक है, लेकिन वो जो मेन मुद्दा है उसे प्रूफ करने के लिए हमें और भी बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी होती है। तो जो मेन मुद्दा होता है उसे बोलते हैं हम लोग फैक्ट एंड इशू, और जो और भी बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी होती है हमें कि मेन मुद्दा हमारा प्रूव हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे ए कह रहा है कि जो है बी ने मर्डर किया है, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? मर्डर किया, ये हो गया मेन मुद्दा। लेकिन मान लो अब मर्डर प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो बी था वो स्पॉट पे प्रेजेंट था या नहीं जहाँ पे क्राइम हुआ है, ये सारी चीजें प्रूफ करनी होगी ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट। अब जैसे बहुत सारी, एक मर्डर होता है, कितनी सारी चीजें रहती है कि बी का क्या स्टेट ऑफ माइंड था, बी कैसे बिहेव कर रहा था, क्या बी के पास कोई वेपन था, बी किसके साथ था, बी कब आया, किस टाइम पे गया, कैसे गया। तो ये सब क्या है? ये मेन मुद्दा नहीं है, लेकिन ये सारी बातें प्रूव होनी है, तो ही मेन मुद्दा हमारा प्रूव हो पाएगा। समझ आए? तो ये अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है
और रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। एक मेन मुद्दा है और बाकी मेन मुद्दे को प्रूफ करने के लिए बाकी मुद्दे। समझ आ गया? तो जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है ना, वो मेन मुद्दे की बात कर रहा होता है कि मतलब ये जो मेन मुद्दा है वो प्रूफ करना किस पार्टी के ऊपर है। ठीक है, तो वो होता है हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि मोस्टली प्रोसिक्यूशन के पास होता है, फिर प्लेंटिफ के पास, मतलब जो भी इनिशियली कोर्ट के पास अप्रोच करता है उसके ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसकी बात कर रहा होता है? मेन मुद्दे की, कि एक्चुअली में जो मेन मुद्दा है वो प्रूफ करना किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो मेन मुद्दा होता है वो बहुत सारे और छोटे छोटे मोटी बातों से प्रूव होता है। तो उन छोटी मोटी बातों को प्रूफ कर दोनों ही पार्टीज प्रूफ करेंगी, जैसे प्लेंटिफ कुछ कहेगी और डिफेंडेंट कुछ कहेगा, है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा फिक्स रहता है, एक इंसान पे फिक्स हो गया, मान लो प्रोसिक्यूशन है या फिर प्लेंटिफ है, उसके ऊपर फिक्स हो गया। लेकिन जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है ना, मतलब जो छोटी मोटी बातें हैं, वो जो मेन मुद्दे को प्रूफ करने वाली बातें हैं, इसका प्रूफ कौन करेगा? ये दोनों पार्टी करती रहती हैं। एक कहेगी, एक फेवर में कहेगी, एक अपोज करेगी, तो शिफ्ट होता रहता है। नहीं समझ आ रहा ना, मैं भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फट से समझ आ जाएगा। वही मर्डर वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब ए कह रहा है कि बी ने मर्डर किया है। ठीक है, तो अब वो बोलता है कि जो बी था वो क्या कहते हैं कि ड्रंकन स्टेट में था, ऐसे करके बोलेगा। ठीक है, अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए, मतलब जो मेन मुद्दा है कि उसे मर्डर किया, उसे प्रूफ करने के लिए बहुत सारी बातें कहेगा। वो कहेगा कि वो ड्रंकन स्टेट में था, उसके हाथ में वेपन था। ठीक है, उससे हमने वहां उस रास्ते पे जाते हुए देखा जहां पे क्राइम हुआ, उस स्पॉट पे जाते हुए देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बी है उसके ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा। ओनर्स ऑफ प्रूफ मतलब अब वो ये बात दिखाएगा कि नहीं, मैं ड्रंकन स्टेट में नहीं था। ठीक है, ये तो कह ही रहा है ए इस बात का प्रूफ दे रहा है कि ड्रंकन स्टेट में था, लेकिन इस चीज को अपोज करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बी के ऊपर, वरना बी तो केस हार जाएगा ना। तो बी को प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? ओनर्स ऑफ प्रूफ। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है। अब जैसे बी कह देगा कि नहीं, मैं ड्रंकन स्टेट में नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही करके जैसे ए कहेगा कि वेपन था इसके पास, तो बी अब क्या करेगा? प्रूफ करेगा कि नहीं नहीं, इसके पास वेपन नहीं था। तो ये क्या है? ओनर्स ऑफ प्रूफ, मतलब शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन फिर से ए क्या करेगा? वो और एविडेंसेस देगा ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं, इसके पास वेपन था। ठीक है, तो ये क्या है? ओनर्स ऑफ प्रूफ। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ ना शिफ्ट होता रहता है, लेकिन वही जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो शिफ्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है मेन मुद्दे को लेकर होता है, एकदम फैक्ट एंड इशू को लेकर होता है, जैसे मर्डर को लेके। तो मर्डर हुआ है ये कौन प्रूफ करेगा? ए ही प्रूफ करेगा। लेकिन बाकी ये जो सब चीजें हैं, दोनों पार्टी के पास राइट है, आर्ग्यू करेंगे, और कभी ये प्रूफ करेगा कभी वो प्रूफ करेगा। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा फिक्स हो चुका है। समझ आ गया? तो बस दो ही पॉइंट्स का डिफरेंस है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हमारा, एक तो मेन मुद्दे को लेकर होता है पहला, दूसरा कभी शिफ्ट नहीं होता। लेकिन वही हमारा ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होता रहता है, और वो मेन मुद्दे को लेकर नहीं, लेकिन उन मुद्दे से रिलेटेड रहता है, उन फैक्ट से रिलेटेड रहता है जो कि हमारे मेन इश्यू को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी देख सकते हैं, ओनर्स प्रोबेंडाई और फैक्टम प्रोबेंस। तो ओनर्स प्रोबेंडाई हमारा ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है। ठीक है, और फैक्टम प्रोबेंस किसकी बात कर रहा है? जो अल्टीमेट फैक्ट, मेन इशू है ना, उसके प्रूफ करने की बात कर रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ का मतलब तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, यही इसके अंदर मेन था वैसे तो। अब किसके ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ? तो देखो, जो क्रिमिनल केस होता है, मैंने बताया था ना कि जो पहले कोर्ट जाएगा उसी के ऊपर होगा। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर, और सिविल केस में किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ के ऊपर। चलो, बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपको पता चल गया किसके ऊपर है, लेकिन ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है ये कैसे पता चलता है? देखो, इसका क्या टेस्ट है? अगर दोनों पार्टीज के तरफ से एविडेंस नहीं जाते तो कौन सी पार्टी हारेगी, उसके ऊपर होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ। दोबारा से बताओ, अगर दोनों पार्टी एविडेंसेस नहीं देते अब, तो कौन सी पार्टी हारेगी, उसके ऊपर होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ। मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ ओनर्स ऑफ प्रूफ का। बर्डन ऑफ प्रूफ तो बता दे, उसका तो कोई टेस्ट है ही नहीं, वो तो साफ पता है कि जो पहले कोर्ट आएगा उसे ही दे, उसी के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ। लेकिन अब मैं आपको ओनर्स ऑफ प्रूफ का इलस्ट्रेशन देकर समझाती हूँ। जैसे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इशू था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो ये कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रॉड था, है ना, फ्रॉड तरीके से बनाया गया, और इसका प्रूफ दे देता है। तो अब अगर कोई भी पार्टी किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं देती,
है ना। तो हारेगी कौन सी पार्टी? बी हारेगी, क्योंकि ए ने तो अपनी बात को प्रूफ कर दिया, तो कोर्ट वही मान लेगी। तो इसका मतलब ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? यहाँ पे बी के ऊपर। समझ आ गया? तो टेस्ट क्या है? जो पार्टी हारेगी उसी के ऊपर है ओनर्स ऑफ प्रूफ का। अगर दोनों पार्टी एविडेंस देना बंद कर देते हैं तो जो पार्टी हारेगी उसके ऊपर होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ। तो अब हम लोग क्रिमिनल केस और सिविल केस का एकदम अलग पढ़ लेते हैं कि क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ कैसा होता है, सिविल केस में। तो अगर क्रिमिनल केस में अगर आपको बर्डन ऑफ प्रूफ देना होता है, मतलब प्रोसिक्यूशन को ये बात प्रूफ करनी होती है कि अक्यूज ने क्राइम किया है, तो उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। मतलब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, बिना किसी डाउट के, कोई शेड ऑफ डाउट होना ही नहीं चाहिए, एकदम क्लीन प्रूफ। हाँ, बी ने ही ये क्राइम किया है, हाँ अक्यूज ने ही ये मर्डर किया है, जो भी है अक्यूज ने ही इस तरीके का क्राइम किया है, मतलब कोई डाउट का सवाल ही ना हो। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होता है हमें क्रिमिनल केसेस में। और क्रिमिनल केस में वैसे भी कोर्ट हमेशा मान के चलती है कि जो अक्यूज है वो इनोसेंट है जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता। जितना सीरियस क्राइम उतना ही सीरियस हमें प्रूफ चाहिए, उतना ही स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए। और एक बार प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ कर दिया भाई कि ये जो अक्यूज है उसी ने क्राइम किया, उसके बाद से जो ओनर्स है अक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा अब कि वो अपना डिफेंस दे सके। तो ये हो गया हमारा क्रिमिनल केस का। सिविल केस में क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे चाहिए होता है? इतना स्ट्रांग नहीं चाहिए होता क्योंकि ऑब्वियसली सिविल केस है, ठीक है। तो यहाँ पे बस प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती है। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज मतलब तुम थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा ना तुम्हारा प्रूफ तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत शक की भी गुंजाइश हो तो भी चलेगा। मतलब 50% से ज्यादा अगर तुम्हारा केस प्रूफ हो चुका है तो भी चलेगा, यहाँ पे वो प्रूफ भी अप्लीकेबल है, वैलिड है, तुम्हारे फेवर में जजमेंट आ सकता है। लेकिन क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता है। तो सिविल केस में ऑब्वियसली जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर रहता है? प्लेंटिफ के ऊपर रहता है। तो जैसे हम लोग एक केस देख सकते हैं नगर परिषद रत्नागिरी वर्सेस गंगाराम नारायण अम्बेडकर का। इस केस में ये कहा गया कि हमेशा जो इनिशियल बर्डन रहता है वो प्लेंटिफ के ऊपर रहता है कि वो अपनी बात को, जो भी वो क्लेम कर रहा है उस चीज़ को प्रूव करे एडुकेट प्लीडिंग्स और एविडेंसेस के साथ। ये था एकदम हमारा मेन, बर्डन ऑफ प्रूफ से लेकर ओनर्स ऑफ प्रूफ से लेकर, मतलब ये दो चीज़ें बहुत मेन थी। अब उसके बाद अब आगे भी है कुछ सेक्शंस, लेकिन कुछ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट तो यही दो थे, लेकिन हम कुछ और सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अगला है सेक्शन 103 हमारी बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। अगर मैं कोई बात कह रही हूँ कोर्ट में, ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलर फैक्ट कह रही हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे प्रूफ करूंगी, मेरे ऊपर उसका बर्डन है। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि ए के अगेंस्ट एलिगेशन है कि उसने मर्डर किया, ठीक है, दिल्ली में मर्डर हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि जिस टाइम मर्डर हुआ मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं अमेरिका में था। प्ली ऑफ एलिबी ले रहा है, ठीक है, आई वॉज समवेयर एल्स जब ये क्राइम हुआ था। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जिम्मेदारी प्रूफ करना कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं, दिल्ली में नहीं, अमेरिका में था, किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली ए के ऊपर होगा। तो यही बात हमारा सेक्शन 103 कह रहा है। अगला है हमारा सेक्शन 104, वो इसकी बात करता है कि अगर जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एविडेंस हमें कोर्ट में एडमिट कराने के लिए कि वो एविडेंस एडमिसिबल हो, हमें कोई और बात प्रूफ करनी पड़ती है, कोई और फैक्ट प्रूफ करना पड़ता है। मतलब एक फैक्ट कोर्ट माने उससे पहले हमें किसी और फैक्ट का प्रूफ देना होता है, ठीक है। तो हमें वो पहले हमें उस फैक्ट का प्रूफ देना होगा। क्या मतलब? एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ए जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? जब इंसान मर जाता है तो वो जो उसकी डिक्लेरेशन रहती है, तो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है। तो अब कोर्ट उसके डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करे। ए अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है किसी इंसान का, है ना, मान लो बी का डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, तो कोर्ट इस बात को एडमिट करे उससे पहले ए को ये प्रूफ करना होगा कि बी मर चुका है, ठीक है। ये बात हमारी सेक्शन 104 में कही गई है। आगे बहुत से सेक्शंस है लेकिन उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन तो 101 और 102 था। तो ये केस है रणछोड़ भाई सोमा भाई का। इस केस में ये कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ में बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हमेशा उस पर्सन के ऊपर लाई करता है जिसे फैक्ट प्रूफ करना होता है, और ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है हमेशा शिफ्ट होता रहता है, और जो ओनर्स का जो शिफ्ट होना है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ओके। तो अगला केस देखते हैं। अगर ये है कि कोई भी पर्सन अगर इंसेन है ना, इंसेनिटी पे रिलाई करना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी से प्रूफ करना, क्यों? क्योंकि कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि यू आर सेन, ठीक है। बहुत से केस लॉज है, मैंने कुछ डाले। आई होप मैं ये टॉपिक क्लियर कर पाई हूँ मैं जैसे कन्वे करना चाहती थी। आई होप मैंने इस टॉपिक के साथ जस्टिस किया, बट
इफ़ देर इज़ आई हैव मैनी फ्लॉज, सही में मुझे इतना नहीं पता, एंड आई लाइक इन मैनी एस्पेक्ट्स, मैनी एस्पेक्ट्स. सो किसी भी तरह का फीडबैक हो, डू गिव मी, बट येस आई विल ट्राई मोर एंड मोर. हरे कृष्णा.